है। इल्तुतमिश जो था वो जो है कुतुबुद्दीन का स्लेव था, कुतुबुद्दीन का गुलाम था, ठीक है। वो उसके बाद में शादी हो जाती है उनकी बेटी से, तो वो दामाद भी होते हैं। तो कुतुबुद्दीन को बोला जाता है कि ही इज द रियल फाउंडर। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि रियल फाउंडर था? तो वो जो है क्या करता है, एक तो वो कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली में, और दूसरी चीज ये है कि वो मंसूर लेकर के आता है। व्हाट इज मंसूर? एक कभी कभी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि मंसूर क्या था। देखो मैंने आज स्टार्टिंग, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी की माइक आप में से शायद ऑन है, तो आप ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है। तो सॉरी, तो वो मंसूर लेकर, मंसूर का मतलब ये होता है कि कल भी मैंने बताया था कि ये लोग डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे। देयर समथिंग, टर्की में एक खलीफा बैठे हैं, उसके वो बोलते थे कि वो हमारे रिलीजियस हेड है, हम उनके अंडर ही रूल कर रहे हैं। तो ये मंसूर लेकर के आता है। मंसूर मतलब होता है कि एक लेटर होता है जो आप वहां खलीफा से लिखवा कर लेकर आते हो, और उसमें लिखा होता है कि चलो यू आर रूलिंग ऑन आवर बिहाफ। किसी का माइक ऑन, मतलब आई डोंट नो किसका है, बट प्लीज ऑफ कर दीजिए। सर सबको म्यूट कर दीजिए मैं आप। राज राज जिसका बंद कर दिया, मैं ऑटो म्यूट कर दिया। ओके, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो है 3-4 चीजें करता है। ही इज अ गुड रूलर। उसके बाद वो रजिया सुल्तान को नॉमिनेट करके जाता है कि ये जो है ये मेरी सक्सेसर होगी, ये मेरी जो है मेरे बाद जो है ये राजा बनेगी, दिल्ली सल्तनत पे हुक्म करेगी। एंड दिस आर द थिंग आई टोल्ड यू दैट डे। एंड देन बलबन आता है। बलबन क्या होता है? देखो जब रजिया सुल्तान, ऑब्वियसली उनके काफी कम टाइम का रूल होता है, उसके बाद ना बहुत सारे रूलर्स आते हैं। तो लास्ट रूलर जो होता है स्लेव डायनेस्टी का, ऐसा उसका नाम होता है कैकाबाद, ठीक है। तो वो बस नाम का रूलर होता है, और ये क्या करता है, और वो मर जाता है। उसके बाद ये बोला जाता है कि उसने जो है मतलब जो बलबन है उसने नसीरुद्दीन को मारा था। उसके बाद कैकाबाद आता है, वो मर जाता है। उसके बाद ना एक पॉलिटिकल वैकम सा हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल वैकम है, बट हमें पता होता है कि इसने मारा है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि मारा है। अभी आता है ये डिसकंटिन्यू हो जाता है चालीसा। तो चालीसा इज द सेम ग्रुप जो 40 नोबेल का ग्रुप बनाया जाता है, इलीट सेक्शन का, ठीक है। क्योंकि इसको पता था, क्योंकि ये जो है स्लेव है, और इसको ये भी पता है कि जो नोबल है ये इसको पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्या करेंगे, नोबल से इसको कभी राज नहीं करने देंगे। तो सबसे पहले आओ और पावर काटो, ठीक है। तो ये काम करना स्टार्ट करता है। इसको ना डर होता है एक्चुअली में कि हमें मुझे कोई ना कोई टॉपल कर देगा, क्योंकि ये किसी और को टॉपल करके आया था। तो ये ऐसे ऐसी चीजें स्टार्ट करेगा, ऐसी ऐसी चीजें काम करना, ये बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डर, कि हाँ डर है इसको कि हाँ मुझे कोई टॉपल ना कर दे, या मुझे किसी तरह साबित करना है कि मैं क्या हूं, मैं हूं राजा। तो राजा के लिए ना ये क्या करता है, ये ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप अपनाता है। इसका ये मतलब होता है कि मैं जो हूं, मैं गॉड का भेजा हुआ हूं, और आई एम आंसरेबल टू गॉड ओनली। मतलब अगर मुझसे कुछ होगा तो मैं सिर्फ गॉड को जवाब दूंगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को नहीं जवाब दूंगा, मुझे गॉड ने चुना है, मैं गॉड को आंसरेबल हूँ। तो तुम लोग मेरी किसी भी चीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो पता ना कि डिवाइन किंगशिप की जो है यहाँ से स्टार्ट होती है चीजें, कि नहीं मैं राजा जो है भगवान के समान है, भगवान का वो है, शैडो है। तो जिले इलाही बोलता था शैडो। एंड तुम लोग मेरे सामने आओ तो सजदा करो। सजदा इज समथिंग दैट यू आप पूरा जो बॉडी से आप सर टच कराते हो उनके पैर पे, तो दैट इज सजदा, नमाज में जो करते हैं। एंड जो जिनको नहीं पता है दैट इज दिस। तो पाइबोस इज लाइक, पाई इज पैर एंड बोस इज समथिंग दैट आप जिसको किस करते हो, तो पैर को आप किस करोगे। तो इस तरह की चीजें स्टार्ट करता है। एंड नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। नवरोज फेस्टिवल ये क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि नवरोज जो पारसी लोगों का फेस्टिवल है, तो इसको समझ में आ जाता है कि पैसा चाहिए राज करने के लिए। नवरोज जो पारसी पीपल होते हैं, दे आर वेरी रिच एंड उनके पास बहुत वेल्थ होता है। तो उनको उनको ना कि हाँ चलो उनको अपने फेवर में रखो, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है ना, तो उनको अपने फेवर में रखना है। उसके बाद अभी इसने इतना कुछ चालू करा है, इतना परेशान कर रहे हैं लोगों को। इसकी एक पॉलिसी थी, मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप लोग अगर पेन में लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लो, या टैब में हाँ, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो ये अपनाता था कि भैया खून से ही नीति होती है। मतलब अगर तुमने तलवार चलाई और खून बहाया तभी आप राज कर सकते हो। इसका ये कोर कंसेप्ट था। किसी हिंदूज को अलाउ नहीं करना, बहुत ही ज्यादा कैसे बोल सकते हैं कि फनाटिक, एकदम ऑर्थोडॉक्स मुसलमान और फनाटिक
ठीक है। तो उस तरह से इसका रूल था, बहुत ही बारबरिक बोल सकते हैं कि एकदम जिसको मन चाहे उसको मार दिया उठा के, ठीक है। और ये जो है, जो इंडियन मुस्लिम्स है, उनको लगता था कि जो इंडियन मुस्लिम है ये ना डिग्रेडेड मुस्लिम है, इनका कोई काम नहीं है, दे आर नॉट मुस्लिम इवन, तो उनको कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं देता था। अगेन इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, तो जो नोबल्स हैं जिनको आपने डिसकंटिन्यू कराया, तो वो तो आपके पीछे रिवॉल्ट के लिए कुछ सोचेंगे ना, कुछ साजिश करेंगे। तो बरीद सिस्टम स्टार्ट करता है, मतलब स्पाई, कि हाँ भैया जासूसी करो, देखो पता करो कि क्या कर रहे हैं। अब आप इतना ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपना रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? आप अगर कहीं पे भी लड़ाई के लिए जाओगे तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? मिलिट्री चाहिए। मिलिट्री के लिए डिपार्टमेंट होता है, दैट इज दीवाने आरिज। उस टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब जो आसपास के जो मेवाती रूलर्स थे वो हमेशा अटैक करते रहते थे, तो उसके लिए ये दीवाने आरिज उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये अपनी आर्मी को बहुत अच्छे से लीड करता है। अगेन बलबन का भी टाइम जो है धीरे धीरे करके तो ऑब्वियसली ये भी मरता है। उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम अगेन हुआ था, ठीक है। तो पॉलिटिकल वैक्यूम अगेन होता है और उसी से आपके जो है जलालुद्दीन खिलजी जो है वो वहां से आते हैं कि चलो अब ठीक है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम गद्दी पर राज कर रहे हैं। बट जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे, ऐसा उनका बूढ़े थे, काफी एजेड थे जब वो गद्दी पे बैठे थे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत ही लीनियंट थे, वो बहुत ही जेनरस थे, ठीक है। इवन जो मलिक खज्जू है वो उन बलबन का भगना होता है, ठीक है, बलबन का भगना है। सोचो उसी के भांजे या भगना होता है, तो उसी को गवर्नर बना दिया कारा का, ठीक है। सोचो तुम उसी के चाचा को, उसी के मामू या चाचा व्हाटएवर, उसको मारा और उसी को गवर्नर बनाया वहां का। अपीजमेंट पॉलिसी करता था, ठीक है। अपीजमेंट पॉलिसी समझते हो कि मतलब कि खुश रखो, तुम ना खुश रहो, कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो वो जो कारा जो जगह है जहां का उसको गवर्नर बनाया था, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसको तुमने उसके उसके ही वंशज को मारा है, तो तुमको थोड़ी ना वो आराम से बैठा रहेगा, तो वो वहां पे रिवॉल्ट करता है बार बार। तो 2 बार वो रिवॉल्ट करता है, तो ये यहाँ से ना अलादीन खिलजी को भेजते हैं कि जाओ तुम उसको मारो, जा करके तुम जाओ गवर्नर वहां कारा में जाओ और तुम वहां जाकर के मारो। एंड अलादीन खिलजी जो होता है वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पे इतने तक में तो कोई डाउट नहीं होगा, इट्स अ स्टोरी थिंग। तो अलादीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप जितना आपको इंपॉर्टेंट लग सकता है, अलादीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा इसकी जितना जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो अभी तक कोई नहीं लेकर के आया। तो वो जलालुद्दीन को वो मतलब वहां कारा जीत कर आता है, एंड फिर वो जब वापस आता है तो जलालुद्दीन को वहीं पे मार देता है। अब उसको ये चीज समझ में आती है, जब वो गद्दी पे बैठता है ना, तो इसको ये चीज समझ में आती है, जो नोबल्स है ना, ये जो नोबल्स हैं, ये लोग जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। तो सबसे पहले ना मैं नोबल्स को कंट्रोल करूंगा। अब आप नोबल को कंट्रोल कैसे करोगे? तो इसका ये मानना था कि जब रिवॉल्ट होता है, क्योंकि इसने देखा था ना कि कारा में बार बार रिवॉल्ट कौन कर रहा था, पुराने नोबल्स का बच्चा या पुराना कोई, तो इसने बहुत कुछ सीख लिया था अपने ड्यूरिंग द टाइम। तो नोबल्स को सबसे पहले खत्म करेंगे। तो ये क्या करता है, ये 4 ऑर्डिनेंस पास करता है। ऑर्डिनेंस में बोलता है कि देखो जो नोबल्स है ना, उनके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं होगी। अब आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा क्यों करता है? जब प्रॉपर्टी होती है ना, तो आपके दिमाग में ना वो होता है, जब आपके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, तो आप ना अलग अलग चीजें सोचते हो। लेकिन जब आपकी हालत एकदम ही बुरी गरीबी वाली होती है ना, तब आप कुछ नहीं सोचते, आपको होता है कि सरवाइव कर लें। इधर उधर आप रिवॉल्ट करने का नहीं सोचते, आप सोचते सरवाइव कर लें, खाना मिल जाए, जिंदा रहें, दैट्स इट। तो उसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी ले ली नोबल्स की। नोबल्स को बोला कि तुम ना आपस में शादी नहीं कर सकते, तुम जो इंटर मैरिज करते हो ना एक दूसरे से, फिर बैठ के दो स्टेट और स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, तुम ये नहीं कर सकते। तो इसको समझ में आ गया था कि जड़ क्या है रिवॉल्ट होने का। तो इसके टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि किसी ने कोई रिबेल नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बोलता है कि आप जो हो शराब वराब जो है ना पार्टी में नहीं पियोगे, और आप मेरे बिना, मेरी परमिशन के बिना कोई नोबल पार्टी नहीं करेगा। तो दीज आर द ऑर्डिनेंस जो ये पास करता है, कि इससे क्या होगा कि इसके टाइम पे रिवॉल्ट ही नहीं होगा, सब जो है आराम से एकदम कंट्रोल रहेंगे। नॉवेल्स को परेशान करके रखा और एकदम खत्म करके रखा, ठीक है। तो अगेन इतनी सारी चीजें हैं, नॉवेल्स के कंट्रोल चाहिए, तो अगेन स्पाई सिस्टम जो बरीद सिस्टम था वो काफी स्ट्रांग होता है। उसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे करके ऐसा बोला जाता है कि इसने मार्केट पॉलिसी रिफॉर्म लेकर के, तो मार्केट पॉलिसी रिफॉर्म जो अलादीन खिलजी का बेस्ट रिफॉर्म इन द मिडिवल हिस्ट्री, अभी तक का बेस्ट रिफॉर्म होता है। तो ये मार्केट को अलग अलग मार्केट में डिवाइड करता है, मार्केट को 4 मार्केट में डिवाइड करता है कि इसमें कपड़ा बिकेगा, इसमें अनाज बिकेगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग 4 मार्केट बनाता है। मार्केट को गवर्न करने के लिए ऑफिसर्स बनाता है, शाहनाए मंडी बनाता है, उनको बोलता है कि आप जो गवर्न करोगे और क्या करोगे,
स्टेट अपना जो है, जो राजा जो है वो तय करेगा कि क्या क्या चीज बिकनी है, कितने में बिकनी है, कितनी बिकने है, एवरीथिंग टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट। मतलब राजा, उस टाइम तो स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, सॉरी, राजा डिसाइड करेगा कि कितना क्या कैसे बिकना है। मैम आप वॉइस ब्रेक जो हो है रही है ना आपकी। ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते, आप क्या है होर्डिंग नहीं कर सकते, दीज आर द थिंग्स जो उसने स्टार्ट करी। ठीक है, फिर आप देखो अभी क्या है कि इसको आवाज आ रही है। मैम आप ठीक है। मैम स्टटर कर रही है वॉइस। अटैक। क्या करिए? मैम अब ठीक है। मैम नाउ इट्स फाइन। Ma'am, please continue. 5G is working properly right now. I don't know, sometime भी fluctuate हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब देखो, अब इसने क्या किया, ये पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी रियासत बड़ी कर करके, अपना स्टेट बड़ा कर करके साउथ तक पहुंच चुका है। तो साउथ तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली इसके पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा होगा, है ना, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा होगा, तो ये क्या करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाएगा अलग से कि है ना, स्टेट को देखो तुम तो दीवाने रियासत बनती है। तो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे, अब क्या है, ये बोलेगा कि हाँ जो लैंड रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स इसके टाइम पर होते हैं, लैंड रिफॉर्म करता है, लोन्स में रिफॉर्म्स करता है, एवरीथिंग। तो घोड़ा भी अगर बेचना है तो एग्जैक्टली उसी दाम में बिकेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो ये करता है, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू, वन थिंग आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। एंड एक चीज और जो आप लोग बहुत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी, दैट इज पद्मावत। वो मूवी जो है पद्मावत, जो बुक लिखी गई है, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है। और मैम वॉइस मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। ये जो इंसिडेंट है ना, ये इस टाइम पर दैट इज 1300, और ये मैम सबको ये प्रॉब्लम ये वाली। बढ़िया। यस मैम। Yes, ma'am. मैम आपकी वॉइस परफेक्टली आ रही थी स्टार्ट में, अब बीच बीच में टूटने लगी जब आप बोल रहे हो। 5G is perfectly working, I don't know. ठीक है, तो अभी देख लो, शायद अभी आ रही हो, ठीक है। तो मार्केट स्टार्ट किया, तो मार्केट में एक चीज था कि अभी जो पूरा मार्केट का जो भी हिसाब खाता है, एवरीथिंग टू बी रिटन, एंड तो उसके लिए वो बोलता है कि एक जवाबित, एक ना एक रेगुलेशन जैसा वो जवाबित निकालेगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि आप क्या कितने में बेचोगे, कैसे बेचोगे, कौन बेच सकता है, कौन नहीं बेच सकते। दीज आर द थिंग्स जो इसने करी। और एक थिंग और होती है कि ये एक चीज स्टार्ट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग दाग और हुलिया। दाग इज समथिंग कि आपने घोड़े खरीदे, ठीक है, घोड़े हैं आपके पास, एंड यू पुट अ ब्रांड ऑन द घोड़ा कि ये घोड़ा ही हमारा है, दिस घोड़ा ही हमारे जो है मिलिट्री में यूज हो रहा है, दिस इज आर घोड़ा, और जो हमारे मिलिट्री में यूज हो रहा है। इसके अलावा आसपास कोई घोड़ा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी घोड़े पे दाग है वही घोड़ा इस सल्तनत का है, बाकी अलग से कोई घोड़ा खरीद नहीं सकता। तो अलग से कोई घोड़ा जब तक खरीदेगा नहीं, तो अलग से जो घोड़ा है जो है वो आपका मिलिट्री में भी नहीं आएगा। एंड उसके बाद क्या होता है, जो आई कार्ड होता है हमारा आज का, जिसको हम लोग आई कार्ड बोलते हैं, हमारे आई कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना कि हाँ बॉर्न इन इतना, दिस वन, फोटो होती है, उस टाइम तो फोटो वोटो होता नहीं था। तो उसमें जो है, जो हुलिया, उसकी शक्ल, उसके बारे में, सोल्जर्स के बारे में लिखा होता है, ताकि इससे क्या होगा कि आर्मी भी जो है अच्छे से, आर्मी में भी रिफॉर्म्स आ सके, ताकि जो सिपाही है वही लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, घोड़ा वही है कि नहीं। और पहली बार ये ऐसा करता है कि आर्मी जो है ना उसको आप कैश में पे करोगे, आर्मी को आप कैश में दोगे। अब सम टाइम देखोगे, जब विजयनगर अंपायर हम लोग पढ़ेंगे, तो विजयनगर अंपायर में क्या करते हैं कि आर्मी को बोल देते हैं कि आप लैंड ले लो, आर्मी का जो ऑफिसर होता है आप उसी से खर्चा चला लो, कैश नहीं देते वहां पर। तो अलग अलग जगह पर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अगेन जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है उसको भी बोलता है कि आप जो रेवेन्यू जो है ना मेरे को कैश में दो, क्योंकि क्यों कैश में दो, सारी चीजें कैश में क्यों करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसको सैलरी भी कैश में देनी है, दैट्स फाइन। अब क्या करता है, ये जो खाने का स्टोर होता है ना, जहाँ पे खाना स्टोर करते हैं, तो बड़ा बड़ा एकदम बड़े बड़े एकदम कोल्ड चेन टाइप बनाता है, वहां पे खाना स्टोर करता है, अनाज स्टोर करता है। इन द टाइम ऑफ कि अगर कोई क्लैमिटी हो जाती है, कोई ड्राउट पड़ जाता है, कोई कुछ पड़ जाता है, तो उस टाइम पर वहां से खाना निकाल के पब्लिकों में बांटा जाए। तो जैसा इमेज आई थिंक जिसने भी मूवी देखी वैसा बनाया गया।
आई डोंट नो कि हाँ वैसी इमेज थी कि नहीं, बट आई नो ओनली द हिस्ट्री, हिस्ट्री इज ओनली दिस। तो इस तरह से चीजें इसके टाइम पे चलती है, ठीक है। अटैक उसके टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ है, एंड पद्मनी जो रानी पद्मनी थी उन्होंने जौहर परफॉर्म किया है, ये दिस इज द प्रूफ, ठीक है, कि हाँ उन्होंने जौहर परफॉर्म। जौहर इज समथिंग यू, आप खुद से जा रहे हो आग में, ठीक है, अपनी अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, ठीक है, अपनी डिग्निटी बचाने के लिए आप खुद से अपने आप को आग में जला दे रहे हो, एंड इट इज नॉट समथिंग कंपल्जन। कभी आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि सती जो है ना वो कंपल्जन है, सती में आपको जलना ही जलना है, आपकी मर्जी हो जाना हो आप जाओ जलो जा करके, हस्बैंड मर गया आप भी जाके जल फूक जाओ। लेकिन जौहर वैसा नहीं था। जौहर पहली बात तो बहुत ही रॉयल फैमिली जो है परफॉर्म करती थी, एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको करना ही करना है, आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है आप अपनी डिग्निटी बचाना चाह रहे हो तो आप उसके लिए क्या करते हो, आप जाके आग में जौहर करते हो। दिस इज द जौहर, और सती में डिफरेंस है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो जब भी इंडिया में, आप देखो इंडिया में किधर से अटैक हो रहा है उस टाइम पे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर अटैक हो रहा है ना, तो एवरी टाइम आप देखो कि जब भी कोई राजा इंडिया में उधर से आएगा ना, वो पहले उसी बॉर्डर को सिक्योर करता है, ठीक है। दूसरी चीज वो उस बॉर्डर को सिक्योर, एक तो वहां से बार बार अटैक हो रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि वहां पे ना एक बढ़िया क्वालिटी के उधर से घोड़े मिलते हैं, ठीक है, उधर से घोड़े हमें पर्जिया से उधर से घोड़े हमें मिलते हैं, तो हम वहां से घोड़े खरीदते हैं। तो आप ना अच्छे क्वालिटी के घोड़े खरीद रहे हो उधर से, तो आप क्या करोगे, वहीं नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर आप अटैक करके उसको सेव कर लोगे, और ताकि घोड़ा भी ना सिर्फ आप खरीद सको, उसके अलावा कोई और ना खरीद सके, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, आई डोंट नो कि ऐसा कुछ छूटा। हाँ, एक टर्म था एनसीईआरटी में इस टाइम पे बंजारास वगैरह के बारे में बात की गई कि हु वर द बंजारास। तो बंजारा वही थे जो अनाज को लेकर के जो है टाउन तक जाते थे, ठीक है, अनाज को लिया यहाँ से और टाउन में जाकर के बेचा। तो वो जो पीपल थे जो ट्रैवल करते थे उसको ये लोग बंजारा बोलते थे। एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि बंजारा कौन थे एग्जैक्टली, आई थिंक एक एनसीईआरटी के एक बॉक्स में मेंशन है कि बंजारास कौन थे। तो वो अभी भी अगर आप लोग के पास टाइम है या कुछ है तो एनसीईआरटी की जो बॉक्स में चीजें मेंशन होती है, टर्म्स जो मेंशन होते हैं ना, अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग उसको पढ़ के जाना, वहां से सवाल जो है ज्यादा आते हैं, टर्म्स वहीं से उठ करके आते हैं, एग्जाम में भी, आप आरसी में भी आते हैं और आपके यूपीएससी में भी आएगा, ठीक है। और जो स्पाइस थे उनको मुन्हियंस बोलते थे, MUNHIYAN, ये शायद मैंने मेंशन किया। एनीथिंग दैट, हाँ, जो लैंड कल्टीवेशन होता था, जो लैंड मेजरमेंट था उसका नाम था बिस्वा, ठीक है, जो लैंड को मेजरमेंट करके जो बोलते थे कि इतना बिस्वा जमीन है, तो बिस्वा इज द लैंड मेजरमेंट टर्म दैट इज यूज्ड इन अलादीन खिलजी टाइम, ठीक है। अगेन बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, बहुत सारे टैक्सेस थे इस टाइम पे, बोलते थे कि चराई टैक्स लगा दिया, घराई टैक्स लगा दिया, मतलब कि हाउस टैक्स दोगे आप, ठीक है। आप क्या दोगे, जो आपके जो वो है जो आपने पशु वगैरह पाले हुए हैं, जो आपके कैटल्स हैं, उसको आप वो फील्ड में चरेंगे, ठीक है, फील्ड जो है वो पब्लिक की है, मतलब वो राजा की है, तो राजा जो है उस पे भी चार्ज मांगता है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यहाँ का जो विलेज, इट्स सेम एज मुगल, बट इसमें एक और चीज आती है दैट इज खूट। वहां पे हम लोगों ने मुकद्दम पढ़ा था, यहाँ पे खूट भी बोला गया है समटाइम। अगर आपको आ गया कि खूट क्या है तो आपको शायद नहीं समझ में आया कि खूट क्या है, खूट मुकद्दम। एंड अगेन चौधरी, चौधरी इज द टर्म जो हम लोग आज भी सुनते हैं, आज भी जो चौधरी फैमिलीज या चौधरी जो कास्ट या क्लास, आई थिंक क्लास बोलेंगे, जो क्लास है उनके पास आज भी जमीन वगैरह जो है वो है। सो दीज आर जो आज भी हमारे में चल रही है। एंड एक और डिपार्टमेंट जो मैंने बोला था कि डिपार्टमेंट रियासत इज फॉर द टेरिटरी, क्योंकि साउथ तक जा चुका था। एंड दीवाने मुस्तक राज, आई थिंक आई मेंशन इन द लास्ट स्लाइड, दीवाने मुस्तक राज इज द डिपार्टमेंट फॉर द रेवेन्यू। ये स्टार्ट करता है अलादीन, क्योंकि इसको रेवेन्यू बहुत आ रहा है, दुनिया भर की सारी चीजों पर तो टैक्स लगा दिया, तो इसको रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है। एंड एक होता है, एक लैंड टैक्स था, उसको हम लोग बोलते थे खराज। खराज जो होता था कि आपने अगर ये करा है, जो आपका जो लैंड रेवेन्यू, आपका जो वो है एग्रीकल्चर यील्ड है, उसका आप हाफ जो है वो आप राजा को एज अ टैक्स के फॉर्म में आप दोगे, दैट इज खराज टैक्स, ठीक है। और स्पेशली एक रीजन होता था कि पाईमास रीजन, पाईमास रीजन जो होता था वो दुआब रीजन था। दुआब मतलब जहाँ पे ना दो नदियां मिलती हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहाँ पे दो नदी होती है उसके जो पास का जो एरिया होता है वो काफी फर्टाइल होता है, वहां पे बहुत ज्यादा खेती होती है, दैट्स वाई
जो वो पूरा एरिया है, नॉर्थ का एरिया है जो हम लोग पढ़ते हैं, गंगा बेसिन एंड ऑल, तो वहां पे खेती ज्यादा होती है। तो दोआब रीजन के ऊपर जो है बोला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती है, तो यहाँ पे तुम लोग को तो बहुत पैसा मिल रहा होगा, तो एक काम करो, तुम लोग मुझे हाफ टैक्स दोगे, एंड दैट टैक्स इज नोन एज खराज टैक्स। ओके, उसको हम लोग खराज टैक्स बोलते थे। और आई थिंक मिलिट्री इसका ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मुझे इसके रिफॉर्म्स में पढ़ाना है। अगेन अलादीन खिलजी के बाद फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जो है इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ राजा, ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा बोला जाता है कि इसके टाइम पे जो निजामुद्दीन थे, जो आज आप लोग दरगाह देखते हो न्यू दिल्ली के अंदर, निजामुद्दीन ने इनसे बोला था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। ऐसा बोला जाता है कि आज से पहले तो जो सूफी संत थे उस टाइम पर, सूफिज्म जो है वो चल रहा था ना साइड बाय साइड, जो सूफी संत थे वो पॉलिटिक्स में इतना पार्ट नहीं लेते थे, बट ऐसा कहा गया था कि निजामुद्दीन औलिया ने इनके टाइम से थोड़ा पॉलिटिक्स में पार्ट लिया था, तो इन दोनों की ना थोड़ी बनती नहीं थी। तो ऐसा बोला जाता है कि निजामुद्दीन ने इनसे बोला था कि हुनूस दिल्ली दूरस्त, ये जो है बंगाल साइड गए थे अटैक करने के लिए और वहां से भी वापस आ रहे थे, तो ये बीच में ये लाइन बोली गई कि दिल्ली दूर है। ठीक है, हम लोग भी नॉर्मली यूज करते हैं ना ये टर्म को कि दिल्ली बहुत दूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्त। तो ऐसा बोला जाता है कि वो जब आ रहे थे उनके लिए स्टेज बनाया जाता है लकड़ी का, और वो स्टेज गिर जाता है और ये मर जाते हैं। तो उस टाइम पे लोगों ने, मतलब अगर मैं इरेशनल टर्म्स में बोलूँ तो हाँ, निजामुद्दीन की बात लग गई, बट द रैशनल थिंग जो लॉजिक है वो ये है कि हाथी का वजन बहुत ज्यादा था, ये हाथी वाती से आ रहे थे, तो हाथी कहाँ सरवाइव करेगा किसी स्टेज को, तो हाथी जो है की वजन से वो पूरा स्टेज जो है वो गिर जाता है, उसकी वजह से ही मर जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक इनको सक्सीड करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बहुत ही टॉलरेंट राजा थे, एंड कुछ इनके जो टाइम पर कुछ चीजें हुई हैं जो ऐसा बोला जाता है कि एंड ही इज द मोस्ट लर्नेड, सबसे ज्यादा कोई हिस्ट्री में अगर कोई पढ़ा लिखा राजा है, सबसे ज्यादा किसी को लैंग्वेज आती थी तो वो इन्हीं को आती थी। ठीक है, उसके अलावा किसी को नहीं, बट इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए ये फेमस है, इनफेमस है एक्चुअली मैं बोलूँ तो ये जो है ये इनको ऐसा लगता है कि मैं ना जो हूँ साउथ उस टाइम पे इनके पास था, तो इन्हें लगता है कि साउथ से ना रूल नहीं हो पा रहा, तो क्या करते हैं, कैपिटल दिल्ली से उठा के साउथ में शिफ्ट कर देते हैं, देवागिरी लेकर के जाते हैं दिल्ली। ठीक है, कैपिटल वहां से उठा के लेकर के जाते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल उठा दिया कि चलो वहां दिल्ली से उठ करके हम वहां जाएंगे। तो जब लोग जाते हैं तो लोग बाकी लोग जो अमीर लोग हैं वो तो ऐसे चले जाते हैं, जो जनता है वहां की तो वो बेचारी पैदल पैदल जाती है, उनकी हालत खराब हो जाती है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। और जब ये खुद जाकर के दौलताबाद, जिसको देवागिरी बोलते हैं, वहां जाके बैठते हैं, दोनों नाम साथ में यूज किए जाते हैं। तो इन्होंने चेंज किया था, एक्चुअली देवागिरी का नाम दौलताबाद किया था। तो जब वहां पे जाके ये खुद बैठते हैं तो उनको समझ में आता है कि साउथ से आप ना रूल नहीं कर सकते हो पूरे इंडिया को, तो ये फिर वापस आता है, तो उसमें अगेन वापस लोग मरते हैं। तो ये थोड़ी कुछ कुछ चीजें इन्होंने करी उस टाइम पर, जो मतलब थोड़ी कि जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो फेल हो रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो भी, उसके बाद क्या होता है कि दिस इज द 14th सेंचुरी, आप लोग देखो टाइम पीरियड क्या है, 14th सेंचुरी है। तो 14th सेंचुरी में क्या था कि चाइना ने ना इन्वेंट किया कि पेपर नोट्स। ठीक है, हम क्या बनाएंगे, कागज के रुपया बनाएंगे, जो हम आज चला रहे। सोचो चाइना उस टाइम पे कागज के रुपए बना चुका, तो पेपर नोट बनाया। तो उन्होंने देखा कि अरे हाँ, 14th सेंचुरी में क्या था, 14th सेंचुरी के आसपास जो है उधर जो है खलीफा सिस्टम भी खत्म हो चुका था, तो वेल्थ नहीं थी। ठीक है, वेल्थ इतनी नहीं थी, तो सिल्वर की ना एक्चुअली में किल्लत हो रही थी। तो इसको लगता है कि सिल्वर की कमी हो रही है, सिल्वर कॉइन को हटा देते हैं। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन को ये हटाता है और वो देखता है कि देखो वहां चाइना में तो हुआ ना, चाइना में पेपर करेंसी काम कर गई, तो ये बोलता है कि मैं यहाँ पे टोकन कॉइन निकालूंगा। टोकन कॉइन जो होगा कॉपर का होगा। ठीक है, तो अब दैट टाइम टोकन, आप ठीक है, उसने बोला कि ठीक है रिप्लेस कर देते हैं। अब टोकन कॉइन का क्या होता है कि वो ना इजिली घर में लोग बना देते हैं। अब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ ली है क्या, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास हुई है क्या No, किसी ma'am. को? ठीक है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे ये चीजें कैसे जो है हार्म करती हैं। ठीक है, ये चीजें अगर आप खुद से नोट बनाने लगो या पैसे बनाने लगो तो कैसे हार्म करती है। ठीक है, तो ये अब लोग जो है घर में बनाने लगे। तो ऐसा होता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब लोग इतना पैसा बनाने लगते हैं और इस साइड से प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, तो वही 1 रुपए की चीज जो है 100 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ोगे कैसे होता है, मुद्रास्फीति आ जाती है। हाँ मैम इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं ना। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। हाँ,
आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी है तो इन्फ्लेशन हो जाता है, मनी का जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड से पैसा 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 बढ़ रहा है। आप लोगों को याद है कि एक बार ऐसा बोला गया था जब मोदी जी फर्स्ट टाइम पे इलेक्शन में आए थे, तो उस टाइम पे ऐसा बोला गया था कि सबके अकाउंट में जो है कुछ लाख रुपए भेजे जाएंगे। अगर आप में से कोई 15 अवेयर, लाख। हाँ तो अवेयर है, तो ये रीजन है कि नहीं भेजे गए। ओके, दिस इज द रीजन। बोलना आसान होता है, बट आप ऐसे नहीं भेज सकते किसी के फ्री फंड में पैसे नहीं भेज सकते आप, इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा। तो ये उसके टाइम पर हुआ, सप्लाई बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाता है, वैल्यू डिक्रीज हो मतलब जाती मैम है। अभी भी इंतजार चल रहा है 11 लाख का। नहीं आएगा। पैसे फ्री में नहीं देने चाहिए, कुछ भी फ्री में नहीं मिलना चाहिए। देयर इज नथिंग फ्री इन द इकोनॉमी, देयर इज नो फ्री लंच इन द इकोनॉमी। मैम लाइक इकोनॉमी क्रैश हो जाती है, हाइपरफ्लेशन सिचुएशन आ जाती है, लाइक वेनेजुएला अब जब सब छापने लग जाता है तो लीगल टेंडर नहीं। जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहां पर जो है वहां पर लोग जो है नोट की थाक बना के ना बच्चे खेलते थे, और उनके पास पेट्रोल नहीं था, कि उस टाइम ठंड पड़ी थी तो पेट्रोल नहीं था कि आग जलाएं, तो वो पैसे जलाते थे। इस हिसाब से था, मतलब इतना महंगाई थी। ठीक है, आप कुछ रिफॉर्म्स पढ़ लेते हैं, आप लोग इकोनॉमी में उसको पढ़ोगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑब्वियसली आप लोग पढ़ोगे। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो पहला ब्लंडर क्या हुआ, कैपिटल शिफ्ट किया। दूसरा ब्लंडर क्या हुआ कि बोला कि कॉपर कॉइन निकालते हैं। ऐसा हुआ था, एक बार बोला जाता है कि ये तुगलक फोर्ट जो है जहाँ पर, वहां पे ऐसा बोला जाता है कि वहां पे ना एक पहाड़ बन गया था जब इसने बोला कि नहीं कॉपर कॉइन वापस करो, कॉपर कॉइन करेंसी में, कॉपर कॉइन जो है सर्कुलेशन में नहीं है, सेम एज डीमोनेटाइजेशन, तो बोला वापस करो। तो वहां पे बोला जाता है कि इसके फोर्ट के आगे ना पैसों के, भाई जो टोकन का कॉइन थी उसका पहाड़ बन जाता है, इतनी ज्यादा कॉइन होती है। तो दूसरा हुआ। तीसरा ये बोलता है कि जो है हम जो है ना कराचल के साइड पे हम अटैक करेंगे, दैट इज वेरी डिफरेंट। ये आपका जो असम वाला अहोम वाली जो डायनेस्टी है उस साइड पर है, तो वहां की जो वहां जाता है पूरा बारिश वारिश एकदम खत्म, और वहां की जो आपकी वो है ना लैंड क्या बोलते हैं उसको, टोपोग्राफी है, वो यहाँ के प्लेन वालों के बस की नहीं है वहां पे लड़ना, तो वो भी फेल हो जाता है, तो वहां से भी उसको वापस आना होता है। एंड द सेम थिंग हैपेंड जब, एक मिनट, द सेम थिंग हैपेंड जब वो एक काम करेगा कि बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, खुरासन में एक्सपेडिशन करूंगा। खुरासन जो है आपके ईरान के आसपास की उधर की जगह है। अफगानिस्तान का एरिया, सॉरी मैम शायद अफगानिस्तान का एरिया है खुरासान। इराक और अफगानिस्तान के बीच का एक एरिया है, दैट इज खुरासन। तो अगेन वहां पे क्या है, वहां पे पहाड़ है, तो आप यहाँ के लोग जो प्लेन में बैठे हैं, जो प्लेन में लड़ते हैं, यहाँ के जो सैनिक है वो वहां पे नहीं लड़ पाएंगे। तो वहां से भी इसको क्या होता है कि वहां से भी इसको समझ में आता है कि भैया गलती हो गई। तो अगेन हमने देख लिया कि इसके जो है ब्लंडर्स ये कर रहे हैं, इसकी नियत सही है और ये सोच भी बढ़िया रहा है कि उधर भी एक्सपैंड करना है, इधर भी एक्सपैंड करना है, तो सोच अच्छा रहा है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। तो अब क्या है, अब उसने क्या किया, इसने बोला कि अब ना टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप अगेन मैंने बोला आपको कि दिस इज अ सेस, एग्रीकल्चर के टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो सारी चीजों का टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। टैक्स जैसे ही बढ़ता है ना, दोआब रीजन का भी टैक्स बढ़ता है, सब जगह टैक्स बढ़ गया, फार्मर्स परेशान, तो पीजेंट रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसको जो है कि राजा है भैया, मारपीट के बराबर करके शांत करा दिया। उसके बाद क्या होता है, वहां पे ना ड्राउट आ जाते हैं, तो फसल खराब हो जाती है, तो इसको वहां पे लोन देना पड़ जाता है। तो ये ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए इसको करना पड़ जाता है, क्योंकि इसने ही टैक्स बढ़ाया है, इसने दुनिया भर की चीजें करी है। तो इसको दिमाग में एक चीज है ना कि देखो एग्रीकल्चर लोन देंगे तो टैक्स जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मेरे को टैक्स ज्यादा आएगा, है ना। तो दैट्स वाई ये चीजें कर रहा है। तो ये अलग से एग्रीकल्चर के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाता है, दैट इज दीवाने को ही। फिर उसके बाद लोन देता है, तकवी लोन जो है इरिगेशन के लिए, सीड खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए फार्मर्स को पैसे देना कि लो तुम खरीदो, तुम फसल उगाओ, तुम हाफ जो है 1/3 और हाफ तुम मेरे को ला करके देना। तो इसके टाइम पे बहुत ही ज्यादा रिबेल होता है, इधर उधर सब तरफ से रिबेल होता है। एंड अगेन इसी के आसपास जो है आपको ये जो हरिहर भूखा है, ये आपको जो विजयनगर के फाउंडर्स हैं, इसी टाइम पे ये लोग जो है इनको पकड़ करके लेकर के आता है, बट ये वापस चले जाते हैं एंड विजयनगर किंगडम स्टैब्लिश करते हैं, एंड दैट वाज अ वेरी गुड किंगडम। एंड देन उसी के आसपास ब्राह्मणी किंगडम बनता है। अब इसका बेटा ऐसा कुछ नहीं है, दैट सेम घराई एंड चराई टैक्स इज सेम, ठीक है। तो इसका जो कजन है फिरोज शाह तुगलक,
वो बेचारा जो है वो इसको गद्दी पर आता है, वो नेक्स्ट राजा बनता है। तो उसको ना एक्सपैंड करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको लगेगा कि यार ये एक्सपैंड करूंगा अगर मैं, तो जो मेरा जो कजन करके गया है उसको, वो उसी चीजों को ठीक करने में लग जाता है कि चलो इसको संभाल लो, इसको संभाल लो, ये संभालता हूँ, ये जो खराब किया वो संभालता हूँ। तो इसके टाइम पर क्या होता है कि ये संभाल रहा है, इसको सबको खुश रखना है। तो ये क्या करता है, ये एकतादारी सिस्टम को बोलता है कि हेरिडेटरी है, तुम्हारा है तो तुम्हारे बच्चे का भी है ना, कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे बच्चे का भी तो हेरिडेटरी है, ठीक है। अब हेरिडेटरी बोल दिया, उसके बाद अभी देखो जिजिया को फिर से इम्पोज करेगा और बहुत अच्छी तरीके से करेगा। सिर्फ एक को छोड़ता है, दैट इज ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स का ऐसा था कि इनका थोड़ा बहुत ब्राह्मण से, सम हिस्टोरियन सेड कि इसकी जो माँ थी फिरोज शाह तुगलक की, वो हिंदू थी, ठीक है। तो इसको ना उलेमाज में ना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता था। आई एम नॉट श्योर, मतलब इट्स नॉट, बट सम हिस्टोरियन सेड लाइक दिस कि इनकी, तो ये ना अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि नहीं, आई एम द रियल मुस्लिम, ठीक है, मैं हूँ मुस्लिम, मैं, मेरी माँ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मुस्लिम हूँ। तो ये जबरदस्ती के ना ये फालतू की चीजें इम्पोज करना स्टार्ट करेगा। फिरोज शाह तुगलक इज ऑलमोस्ट लाइक बलबन, बट इसने बहुत सारी चीजें वेलफेयर के लिए भी की है, बट वो जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना उसमें ये बलबन जैसा ही था। ऐसा लोग बोलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का जो थोड़ा इनहांस वर्जन था वो औरंगजेब था। तो ये इस तरीके की चीजें ही इम्पोज करता है। तो जिजिया इज अ रिलीजियस टैक्स, कि आप मेरे को टैक्स दो वरना मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, नहीं दोगे तो भैया आप मरोगे, अगर आपको कोई मार के जाता है तो मेरा कुछ नहीं है, मैं राजवाद संभाल रहा हूँ, लेकिन मेरे को आप जब तक मुझे टैक्स दोगे तभी मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं करूंगा। सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए नहीं होता है। उसका रीजन ये बताता है कि शायद वो जो लेडी थी वो ब्राह्मण थी और इसका ब्राह्मण लोगों से थोड़ा बनता था, तो इसलिए ये नहीं करता। पहला सुल्तान है जो इरिगेशन टैक्स लगाता है, और इसका नाम आप लोग याद रख लीजिए, हाके शरफ, ठीक है, हासिल शरफ। एंड एक चीज और थी, आई थिंक हौजे शमशी भी इसी ने बनाया है, जो अभी आपका हौस खास में है दिल्ली में, हौजे शमशी भी इसी ने बनाया है। इरिगेशन में जितनी भी चीजें, अगर आपको एग्जाम में अगर आपको ऐसे वाइल्ड गेस भी करना है ना, इरिगेशन से रिलेटेड काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने करे। अगर आप वाइल्ड गेस, लेकिन मैम कनाल सिस्टम तो कितना गयासुद्दीन ने बनाया था ना? क्या किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने कनाल ज्यादातर बनाया था ना? नहीं, अगर हम इरिगेशन की बात करें ना, आई एम नॉट सेइंग फॉर द कनाल्स, बट इरिगेशन के मामले में जहां पर भी आता है, जो इरिगेशन की बड़ी बड़ी कनाल्स है वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनी है। अच्छा, ठीक है, गयासुद्दीन का रूल इतना कुछ बड़ा नहीं रहा था, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि ये वुमेन्स के लिए, देखो वुमेन्स के लिए ना बहुत ही कम जो मुस्लिम रूलर्स थे, वो बहुत ही कम ऐसे मुस्लिम रूलर्स थे जो वुमेन को लेकर के ओपन थे। ये भी अगेन वुमेन का ऐसा था कि वुमेन्स बाहर नहीं जाएंगी, कहीं भी नहीं जा सकती, कहीं मजार वजार पे भी नहीं जा सकती। तो दीज आर अगेन वो बनाता है। हाँ, एक चीज मैं भूल गई थी, अलादीन खिलजी जो है वो सीरी जो है दिल्ली का जो फोर्ट है, सीरी फोर्ट, दिल्ली का नया नाम जो बोल सकते हो आपकी, एक बार दिल्ली का नाम सीरी भी था, तो जो सीरी नाम का शहर है वो जो है अलादीन खिलजी बनाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब उसने मारा था ना लोगों को, जब उसका रिवॉल्ट हो रहा था, तो उसने वहां पे ना काट के एक लाइन से सर रखे थे, एक लाइन से उसके महल के ऊपर ऐसे से होता है ना साइड में जो वो लगे होते हैं, तो उसके ऊपर सबके ऊपर एक एक सर लगाया था, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लाइक सीरी फोर्ट। तो वैसा हुआ था। अगेन दैट जामा मस्जिद इज नॉट जामा मस्जिद, अगर आप लोग मतलब मिडेवल वाला जामा मस्जिद नहीं, उस टाइम पे भी था। तो इसने जो है उस टाइम बिल्डिंग में शायद लाइटिंग वाइटिंग हो गई थी कुतुब मीनार के ऊपर, तो इसने उसको रिपेयर करवाया था। दीवाने खैरात इज समथिंग जो आप बांटते हो, तो उसने मतलब विधवा लोगों के लिए, ऑर्फन के लिए ये सब बनाया। दारुल शिफा, देखो शिफा इज अ वर्ड इन उर्दू और अ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब होता है कि आप हेल्थ से रिलेटेड हो, आप हेल्दी रहो, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल कहीं पे भी अगर आप शिफा देखते हो, इट्स मीन्स की योर हेल्थ एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारे आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ कि शिफा दिखा तो हेल्थ से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। एंड अगेन मैंने बोला कि इसको प्रूफ करना था कि ये जो है बहुत तगड़ा मुसलमान है, तो ये शियाज के भी अगेंस्ट रहता है, ठीक है। और हिंदू को कहता है कि तुम तो सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, तुम्हें क्या। एंड अगेन इसको जो है स्लेव जो वो था, मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके पास वो था, मतलब सॉरी फिरोज शाह तुगलक थे, इसके पास स्लेव बहुत ज्यादा होते। तो अगेन ही स्टार्टेड दैट बंदागन डिपार्टमेंट ऑफ बंदागन, दीवाने बंदागन फॉर द स्लेव,
ठीक है। और इसी के टाइम पर आपको तैमूर का इन्वेजन देखने को मिलता है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कुछ बचा है इसमें, लिखनी हूँ अगर बचा है तो। नहीं ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो कि बचा, ठीक है। उसके बाद अगेन ये डायनेस्टी खत्म होती है, बहलोल लोदी आते हैं। बहलोल लोदी के लिए बोला जाता है दीज आर द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया। सेकंड कब है किसी को पता है? क्या? इजी सवाल है, सेकंड अफगान रूल इंडिया में कब हुआ है? दिस इज द फर्स्ट अफगान रूल, सेकंड अफगान रूल कब हुआ? दीज पीपल, लोदीज पीपल आर अफगानी पीपल। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? मैम यस मैम। फर्स्ट अफगान रूल जो है वो बहलोल लोदी का था। सेकंड अफगान रूल भी, मुगल्स आर नॉट अफगान। मैंने आप शेरशाह सूरी मैम। यस शेरशाह सूरी, तो सेकंड अफगान है वो शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के मैंने आपको नोट्स नहीं दिया, बट शेरशाह सूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके टाइम पे राजा तोडरमल देयर, तो वो उसके साथ में थे, तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है और तो वो सेकंड अफगान रूल तब होगा। पहला अफगान रूल बहलोल लोदी। दीज पीपल आर अफगान। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अफगान पीपल जो होते हैं वो बहुत ट्राइबल नेचर के होते हैं। जो ट्राइबल सोसाइटी होती है ना, जो ट्राइबल सोसाइटी होती है बहुत ही इगालिटेरियन अप्रोच रखती है, मतलब कि उसमें ना सब बराबर है। भले ही राजा है, उसकी पोस्ट राजा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी को बेइज्जत कर देगा या किसी को कुछ करेगा। वो लोग सब इक्वली है, मतलब सब बराबर हैं, आसपास सब लोग बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ट्राइबल लोग ऐसे हैं। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि मैंने आपको ये क्यों बताया। अब ये अफगान है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ भैया तुम राजा हो तो तुम कुछ भी करोगे, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे अपने आराम से भाईचारा से ये लोग अपना रूल करते हैं। तो बहलोल लोदी आते हैं, उसके बाद फिर सिकंदर लोदी आते हैं। सिकंदर लोदी में आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक तो पहली बात कि सिकंदर लोदी के लिए बोला जाता है कि आगरा शहर को बनाने वाला अगर कोई है तो वो सिकंदर लोदी है। उन्होंने अपना कैपिटल भी दिल्ली से उठा करके आगरा शिफ्ट कर दिया था। तो आगरा अगर आपको आता है हुज फाउंडर ऑफ आगरा, या किसने बनाया या कैसे बनी, तो वो सिकंदर लोदी है, सेकंड लोदी रूलर होता है। तो इसका भी ये है कि इसने ये थोड़ा सा वैसा होता है कि यार टेम्पल तोड़ना, इसका है रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिंदू, ये सारी चीजें, बट ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें इसके बारे में हमें, जैसे एक गुलरुखी करके बोलते हैं, तो ये ना पोयम थी, ठीक है, ये एक पोयम थी। तो ये आपको अगर पूछ लिया ना कि गुलरुखी इज रिलेटेड टू, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इसको सही करके आओगे, ठीक है। अब उसके बाद ना इब्राहिम लोदी जो है वो थर्ड द्वारा रूलर बनता है, जिसको मुगल्स जो है वो हरा देंगे, जो बाबर जो है हरा देगा। तो ये क्या करता है, ये ना थोड़ा एरोगेंट होता है। अब देखो ये थर्ड जनरेशन जो है ना, ये थर्ड जनरेशन वाला राजा है। तो ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन के लिए ऐसा बोला जाता है कि थर्ड जनरेशन को इतना ना अपने ट्रेडिशन पता नहीं होते। तो ये क्या करता है, दौलत खान इसका कजन होता है, तो ये क्या करता है, उसकी ना बेइज्जती कर देता है, ठीक है। वो गवर्नर होता है पंजाब का, दौलत खान लोधी। तो उसको बुरा भला बोल देता है, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कैसे है, तुम राजा हो, तुम थोड़ी ना सब कुछ ऐसे कर सकते हो। तो वो बाबर को जाके बोलता है कि तुम आओ इंडिया अटैक करो, ओके। तो वहां से बाबर जो है फिर इंडिया आएगा और फिर वो इंडिया में अटैक करता है। फिर बैटल ऑफ पानीपत होती है एंड बाबर को जो है मार दिया जाता है। वन थिंग आई वांट टू से कि आप लोग जब भी, आप में से बहुत सारे लोग अभी दिल्ली में होंगे, तो आप लोगों को अगर आप लोग मतलब मॉन्यूमेंट्स वगैरह जाते हो, तो आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को देख के समझ में आ जाता है कि ये दिल्ली सल्तनत का स्ट्रक्चर है और ये मुगल स्ट्रक्चर है। कुछ है आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपको नहीं पता है कि क्या स्ट्रक्चर है, आप देख के बता दोगे? जो दिल्ली सल्तनत का गुम्बद जो है, गुम्बद तो मुगल सल्तनत में भी है मैम, चारबाग स्टाइल गार्डन। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का बता। देखो दिल्ली सल्तनत जो थी ना, इस टाइम पे हर तरफ से अटैक हो रहा था। तैमूर आया, ठीक है, वो क्या नाम है, चंगेज खान आया। तो इनका मेन पर्पस था जो महल बनाने का ना, ये नहीं था कि अपने आप को बड़ा दिखाना है कि देखो मैं कितना बड़ा राजा हूँ, नहीं। इनका मेन मोटिव था कि जितना स्ट्रॉन्ग बना सको, ताकि कल को अटैक हो ना तो कभी भी महल ना टूट पाए, कुछ भी कोई चलाए बट महल ना टूटे। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे ना, इनके स्ट्रक्चर बहुत कोर्स है। इन्होंने खूबसूरती के ऊपर कोई पैसा खर्चा नहीं किया, ये सब स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो अभी भी जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे ना, वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ड है
और एकदम खुरदुरे से हैं, कोई ऐसा नहीं, कोई नकाशी नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा एक्सेप्ट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो अलग चीज है, उसको हटा दो, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे वो सब ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपको सवाल आएंगे। इससे बाहर दिल्ली सल्तनत में अगेन आई एम सेइंग यू कि प्लीज फोकस नॉट ऑन द दिस कि हाँ कौन किसके बाद आया, ये बस आपको पता होना चाहिए इतना कुत्ता राजा था क्या था, ये सब सवाल अब नहीं आते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आप लोग ज्यादा देख के जाओ, क्योंकि आप लोग को भी आगे जाके ना एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है, तो वो चाहते हैं कि आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ज्यादा फोकस करो, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा इस टाइम तक ऐसा होता है कि अभी देखो ये पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में, हाँ मैं बता रही थी कि व्हाट इज, आप अगर मतलब देखो क्या होता है कि मैंने अभी तुम लोग से बोला था कि जो सुल्तान होता है ना वो रिप्रेजेंटेटिव है खलीफा का, है ना, कि आप हमारे हेड हो, हम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे प्रूफ होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें ना फ्राइडे की नमाज से पहले ना खुतबा होता है, ठीक है। एक जैसे नमाज पढ़ने जाते हैं उससे पहले थोड़ा सा एक खुतबा होता है, तो खुतबा जो है वो खलीफा के नाम पे होता है, और जो कॉइन्स के ऊपर नाम होता है ना वो खलीफा का होता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि आप जो है ना, आप सुल्तान जो हो, आप यहाँ पे हो, लेकिन आपका जो आप रिप्रेजेंटेटिव हो किसके, खलीफा के हो। लेकिन जब यही चीज राजा खुतबा अपने नाम पे करने लगे या कॉइन पे अपने नाम डालने लगे, तब इसका ये मतलब होता है कि राजा ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है कि वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो खुद ही लॉर्ड है, वो खुद ही राजा है, उसको कोई जरूरत नहीं है कहीं के खलीफा की। तो जब खलीफा सिस्टम, अलादीन खिलजी जो है ये स्टार्ट, अलादीन खिलजी इज समथिंग कि उसको अपना सब कुछ चाहिए था, तो ये वो चीज स्टार्ट करता है कि वो नाम हटा देता है खुतबा से। कॉइन से भी ऐसा बोलते हैं कि उसको हटा दिया था उसने नाम, बट इसने ऐसे डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट किया था खलीफा को, क्योंकि उसको डर था कि उस तरफ से भी कुछ ना कुछ रिप्रेशन आ जाएगा। डायरेक्टली नहीं कन्फ्रंट करता, लेकिन जब खलीफा सिस्टम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद राजा जो है ये स्टार्ट करना शुरू कर देते। तो अभी कभी आपसे सवाल आ सकता है कि ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कब बोलेंगे कि खलीफ, अगर खलीफ का नाम है खुतबा में तो क्या राजा जो है रियल में रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं। तो इस तरह से जब राजा अपना नाम डिक्लेयर कर दे खुतबा में, कॉइन में, तभी वो रियल में राजा है, वरना वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ खलीफा है, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT is मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक obtained मंसूर और द लेटर ऑफ परमिशन फ्रॉम द खलीफ, ठीक है। इन लोगों ने वहां से मंसूर लिया था, बाकी किसी ने। अलादीन खिलजी मैंने बोला ना कि वो दिमाग से थोड़ा था कि नहीं भैया मैं ही अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब था कि मेरा वचन ही मेरा शासन, ठीक है। अगेन दीज आर द थिंग्स जो मैंने आपको इतने टाइम पे बताया है, यहाँ पे ये चीज लिखी है। तो इसमें से मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी। आई थिंक आप लोगों को अब याद हो गया होगा, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, सराय क्या होता है, देखो सराय ना आज भी जैसे मुगल सराय है, आप लोगों को नहीं भी, आप लोग अगर गांव से या फिर किसी छोटे शहर से, तो वहां पे भी सराय होते हैं। सराय क्या होता है कि एक ना घर, एक जैसा रेस्ट हाउस जैसा होता है कि जो जैसे वो है बिजनेस के पर्पज से आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं इधर से उधर जा रहे हो, या फिर आप मुसाफिर हो, आप जो हो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो आपको रुकने के लिए ना एक फ्री में अच्छा घर चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता था, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से डेवलप करता है ना, बहुत अच्छे से डेवलप जो करता है, ये खाना भी आपको 2 टाइम का मिल जाएगा, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी उस घर में, वो था शेर शाह सूरी। उसने सराय सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप किया था। यहाँ पे शुरुआत होती है, बट वो डेवलप करने वाला जो होता है ना कि एक हाँ की डेवलप करके एकदम बना ही दिया, उसके बाद लोगों ने नाम रखा, दैट इज मुगल सराय, है ना। दीज आर द सराइज। तो उसका ये मतलब होता है कि वो रेस्ट हाउस था वहां पर, ठीक है। सिस्टम ऑफ कॉइनेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है, एंड सम कॉइन्स, दिनार इज अ गोल्ड कॉइन, आप लोग को आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा। कुछ कॉइन्स जो हैं, जीतल, टंका, दीज आर द कॉइन्स नेम। कॉइन का जो नाम है वो ज्यादातर आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ वाली जो हिस्ट्री है ना उसको आप गेस कर लेते, ठीक है। और आप जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि आप जो हो यहाँ पे हिंदी टंग वाले हो और आप इजीली गेस कर लोगे, तो ज्यादातर जो है साउथ के नाम पूछे जाते हैं। साउथ इंडियन हिस्ट्री से आपको जो कॉइन्स के नाम उठाया जाता है, कभी फानम पूछ लिया, कभी पडोगा पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज दिस थिंग्स, ठीक है। आर्किटेक्चर के लिए एक चीज मैं बोलूंगी कि डबल डोम आर्किटेक्चर क्या है कि एक डोम बनाया ऐसे, ठीक है, उसके अंदर एक डोम बना है,
ठीक है, ताकि डोम को प्रोटेक्शन मिले। तो ये जो डोम स्ट्रक्चर है, डबल डोम स्ट्रक्चर जो है, सवाल आता है, तो ये जो है ये आपने लोधीज ने स्टार्ट करा है इसको बनाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डबल डोम स्ट्रक्चर। और ऐसा इनकी आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं, आर्किटेक्चर आप अगर इसका पढ़ना है तो आप मुगल में पढ़ोगे, मिडिवल में, ठीक है। और बाकी जो है मंदिर के पढ़ोगे, विजयनगर एम्पायर के 2-3 मंदिर हैं, हम्पी और उनका पढ़ोगे, उनमें स्ट्रक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोग देख लेना। सिर्फ कुतुब मीनार इज फॉर द डेकोरेशन, कुतुब मीनार में बहुत बढ़िया से डेकोरेट वगैरह करा है। हाँ मैम, हुमायूं टॉम में भी तो किया है, उसको एक बहुत ही अच्छा माना जाता है ब्यूटीफुल एस्थेटिक वे में। बेटा हुमायूं हुमायूं टॉम टॉम में भी हुमायूं टॉम मैं मुगल नहीं पढ़ा रही हूँ, हुमायूं टॉम मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रही हूँ। हुमायूं टॉम मुगल आर्किटेक्चर है, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। जी जी मैं भूल गई। होल पर्पस ऑफ माय क्लास, मैं चिक चिक के बोल रही हूँ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और आप एक्चुअली मैं पूरा कंबाइन कर दी, पूरा आर्किटेक्चर में। हो जाता है कभी, एग्जाम में ना हो। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना, यही जितनी गलती करना है इधर कर लो, क्लास में कर लो और सीख जाओ गलती से, वहां पे नहीं करना। वो मैम मेडिवल चल रहा है ना, तो मेडिवल में हुमायूं भी आ गया मेरे दिमाग में, ये समझ में नहीं आया। दिल्ली इट्स फाइन, गलती करने से ही सीखोगे ना। ओके, तो अगेन जो एम्पायर है वो एक ताज में क्योंकि जिनको जमीन दी उसको इक्तदार बोला, तो ऐसे करके डिवाइड किया कि ये एकता तुम रखो, ये एकता तुम रखो। अगेन जो वो थे स्टेट थे उसको शिक बोला, शिक को जो रूल करेगा उसको सिकदार बोला। तो ये आप लोगों को रट, परगानाज अगेन द विलेज यूनिट, ये मैं शायद पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज प्लीज इसको रट के जाना, इससे सवाल आते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका विजयनगर एम्पायर। दिस इज नॉट स्टार्टिंग। मैम किसी किंग के इरा को डेट याद रखना जरूरी है जामिया आरसी के लिए? नहीं डेट नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा मतलब किसके बाद कौन है। इतना डेट वाली चीज आप मॉडर्न हिस्ट्री में याद रखो, मॉडर्न हिस्ट्री में डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ओके। ओके, देखो यहाँ से जो विजयनगर एम्पायर है वो स्टार्ट हो रहा है आपका। विजयनगर एम्पायर जो है वो आप हरियर और भूका ने बनाया उसको, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो है जब होयसला एक और डायनेस्टी होती है वो डिक्लाइन होती है, उसके बाद विजयनगर एम्पायर बनता है। तो ये भी आपको समाना कभी कभी कंफ्यूज की होयसला पहले आया था या विजयनगर आया था। तो विजयनगर बाद में आया, ठीक है। विजयनगर कब आया, विजयनगर कब आया था, इस टाइम पे कौन रूलर है बताओ, दिल्ली सल्तनत में इस टाइम पे कौन रूलर है? FFT मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ना? सॉरी, फिरोज शाह तुगलक है ना मैम, वही तो अपॉइंट करते हैं ना हरियर एंड बुक्का को। नहीं मोहम्मद बिन तुगलक आई थिंक, ओके मे बी इट्स, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक इज द पहले आता है एंड देन फिरोज शाह तुगलक, यस जी फिरोज शाह तुगलक अपॉइंट करता है ना वहाँ पर देखने के लिए, और ये राज कर लेता है। फिरोज शाह तुगलक। एंड वन थिंग मोर, मैं आई थिंक उनको मैम उतना एक चीज और थी, रिहाला बुक इब्न बतूता, वो 1333 में आता है। वो एक बुक लिखता है, उसको इब्न बतूता बुक होती है। वो इब्न बतूता उसका नाम होता है, मोरक्को का होता है। उसकी जो बुक है उसका नाम रिहाला है। तो वो पूरी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी लिखता है, और वो उस टाइम पर MBT के टाइम पर आता है, ठीक है। जज रहता है मैम। उसको जबरदस्ती बना करके रखते हैं, 8 या 9 साल उसको जज बना के रखते हैं। वो एक्चुअली में उसको रुकना नहीं होता, वो 20 साल की छोटी उम्र से वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसको रुकना नहीं होता, बट उसको रुकना पड़ जाता है यहाँ पर। तो वो फिर चला जाता है, भाग जाता है यहाँ से। हाँ, तो हरियर और भूका जो है ये इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो विजयनगर है ना, विजयनगर किंगडम जो है वो एक, आप लोग अपनी ज्योग्राफी अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो आपने एक रिवर पढ़ी होगी ना, टुंगाबंद्रा, ठीक है। तो वो जो रिवर है उसी के आसपास की जमीन है। अब देखो वो जमीन जो है ना, वो इतनी सारी रिवर है वहां पे,
कृष्णा, गोदावरी, है ना। तो वो जमीन ऑब्वियसली क्या है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। तो वो डुआब रीजन है। डुआब रीजन जहां जहां पर होता है वहां वहां लड़ाई चलती है। तो वो रायचूर डुआब है। तो दो किंगडम हो गए, एक विजयनगर और दूसरा बामनी किंगडम। ये आपस में आपको हमेशा लड़ते हुए नजर आएंगे। रीजन रायचूर डुआब है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, मराठवाड़ा रीजन, इन सारे रीजन्स के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो कहाँ पे रहा है। इट्स नियर कर्नाटका, थोड़ा सा आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, ये उस एरिया में, इस आंध्र प्रदेश, ये पूरा वो वाला एरिया है, ठीक है। तो अब ना ये जो रूलर्स हैं, ये ऐसा है कि जो इनमें अलग अलग डायनेस्टी है, ठीक है। विजयनगर एक पूरा अंपायर है, उसमें अलग अलग डायनेस्टी है। एक टाइम पर संगम डायनेस्टी है, फिर उसके बाद जो है तोलुवा डायनेस्टी है, सलुवा डायनेस्टी, आराविडो डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टीज हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो ऐसा बोलते हैं कि जो संगम डायनेस्टी है सबसे पहली डायनेस्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। इसमें 2-3 राजा के नाम जो है वो आपको एकदम ध्यान से याद होने चाहिए, और वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं उसको आपको ध्यान में होना चाहिए, वो बना के दे देंगे। एंड आपको अगेन मैं बोलूंगी, विजयनगर अंपायर का आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, सवाल वहां से आते हैं, राजा पे नहीं पूछते। सम टाइम जो कृष्णदेवर आए हैं उनकी कुछ अचीवमेंट पूछ लेंगे, वो आप स्लाइड से भी और आप खुद से भी उस सवाल को अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो आप कर लोगे, ठीक है। अब आप देखो इसमें ना कृष्णदेवराय करके एक राजा आएंगे, उस टाइम पे ना बाबर भी होता है इंडिया में, ठीक है। वो अभी तो डायनेस्टी इनकी शुरू हुई है तो चलेगी, कृष्णदेवराय थोड़ा बाद में आएंगे। तो कृष्णदेवराय के बारे में ना बाबर अपनी किताब में लिखता है, बाबरनामा के बारे में, कि ये बहुत बढ़िया राजा है। तो देखो मैंने उस दिन भी बोला था कि बाबर जो है ना उसने बहुत अच्छी बुक लिखी है। ऐसा नहीं कि राजा है तो अपने ही बखान बाहर रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो उसने सब कुछ बहुत ही वैसे लिखा, तो उसने तारीफ करी थी। समटाइम ऐसा सवाल आ जाता है कि किसने लिखा। अब देखो ये सोर्सेज हैं, ये जो है ना ये किताब के नाम, ठीक है, दीज आर द बुक्स नेम। इससे हमें पता चलता है कि हाँ विजयनगर एम्पायर जो है ऐसा कुछ स्टैब्लिश था। अब कभी कभी सवाल आता है कि ये जो कौन कौन से ट्रैवलर थे जो विजयनगर एम्पायर को आए और देखे। एक बार एक स्टेट में पूछा कि इनके ना वो बताओ कि ये कहाँ से आए थे, ये लोग कहाँ से थे, ये सब कहाँ से थे। तो आप इब्न बतूता मैंने आपको बताया मोरक्को से थे। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, वैसे आपको अगर बाद में भी गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा। निकोलो डी काउंटी आई थिंक वेनिस से थे। अब अब्दुल रजाक जो थे वो आपके वहां से आए थे, पर्जिया से, ईरान के साइड से आए थे। डोमिंगो पियास, लेकिन नाम से लग रहा है कि पोर्तुगीज होगा कोई, तो पोर्तुगीज ही थे, ठीक है। और 2-3 प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो पूछ लेते हैं उठा के लिटरली कि बताओ ये जो इंस्क्रिप्शन है किसके बारे में बताती है। और अगेन जो हम्पी रूइंस हमें मिले, हमें वहां से पता चलता है कि हाँ एक कोई बहुत बड़ा एम्पायर था। एंड यू वोंट बिलीव, हमें 1857-58 के बाद पता चला है कि ऐसा कोई एम्पायर था। जो हम्पी रूइंस है ना, हमें उसके बाद समझ में आई है कि है क्या चीज। एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो जब ढूंढ रहे थे तो वो उधर ही थे, एंड उसके बाद हमें सच में पता चलता है। देखो इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर है, हमें पता ही नहीं है साउथ में। तो वो जो है वो ढूंढ के निकालते हैं, जब वो अपना एक्सकवेशन कर रहे होते तब उन्हें समझ में आता है कि दिस इज द हम्पी रूइंस। तो सोचो अगर पहले हमने इसको बचा लिया होता तो यार ये ढंग से प्रिजर्व होता। अभी भी ये बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व है, बट नॉट लाइक दैट, जैसा उस टाइम पे बना होगा वैसा नहीं है। तो उस टाइम पे हमें पता चलता है। तो सोच रहे 1850 तक हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास कोई विजयनगर एम्पायर जैसा किंगडम है, क्योंकि हमें हम्पी रूइंस नहीं मिले थे उस टाइम तक। तो दीज आर द थिंग्स, ये आप लोग इसको याद रखना। मनु चरितम, ये नाम ऐसे है ना कि आप लोग उसको मुझे देख करके कालिदास या पता नहीं क्या लगा करके आओगे, क्योंकि ऐसी किताब उनकी भी है। तो इसका नाम याद रखना, अल्लाह सोनी पढ़ाना, इनका नाम आप लोग ढंग से याद रखना। ये किताबें प्लीज याद रखना जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। मेरे नोट्स बहुत ही छोटे हैं। हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ आपको याद करने में टाइम लगेगा, बट अगर आप 2 या 3 बार भी रिविजन कर लोगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद संगम डायनेस्टी आती है, ठीक है। संगम डायनेस्टी की ही ये जो है सबसे पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी। हरिहर और बुका जो है वो संगम डायनेस्टी के थे। तो अगेन इनका कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बता दिया। देवराय वन जो है उनका एक ही काम था कि वो उन्होंने बिल्ट डैम, उन्होंने तुंगभद्रा जो है उसके रिवर के ऊपर डैम बनाया था। और इनको ऐसा बोला जाता है कि बहुत सेकुलर राजा थे, इन्होंने मुस्लिम्स को भी अपने आर्मी में रखा था। देखो इनको जो पकड़ के लेके गया, जो इनके फाउंडर को पकड़ के लेकर के गया वो हरिहर बुका था। हरिहर बुका को जो पकड़ के लेके गया वो मुस्लिम रूलर था, बट स्टिल ऐसा बोला जाता है कि बहुत सेकुलर राजा थे। तो ये मुस्लिम्स को भी अपने जो है आर्मी में जगह देते थे। इनके टाइम पे निकोलो डी काउंटी आया था, ठीक है। देवराय सेकंड,
नाम थोड़े से मुश्किल हैं, आप लोग देख लेना। इनके टाइम पे भी ऐसा बोला जाता है कि इनके टाइम पे भी लार्ज मुस्लिम्स जो हैं वो आर्मी में रहते थे। इनका अहमद शाह बेमानी जो है उस टाइम पर जो है विजयनगर को इन्वेड करता है। अहमद शाह बेमानी अगेन द बेमानी किंगडम जो साइड में चल रही, इन दोनों में हमेशा लड़ाइयां चलेंगी, हमेशा। और देखो एक चीज मैं समझा रही हूँ, जो अभी दो चीज होती है, शैविज्म होता है और वैष्णविज्म होता है ना। शिव को मानने वाले जो होते हैं वो शैविज्म होते हैं, और विष्णु को मानने वाले जो होते हैं जो वैष्णविज्म होता है। करेक्ट, मतलब अगर आप मैंने गलत बोला है तो प्लीज लेट मी नो। आई थिंक यही होता है, जो शिव को मानता है दैट इज शैविज्म। तो जो संगम जो रूलर थे, वो जो संगम डायनेस्टी के जो बाकी रूलर्स, सारे रूलर्स थे, वो ना इनको मानते, शैविज्म को मानते थे। कुछ रूलर्स उसमें जो बाद में आप कुछ भी डायनेस्टी के थे वो वैष्णविज्म को मानते थे। तो ये ना समटाइम्स सवाल आता है, ऐसे संगम ऐसे शैविज्म ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट देखो लास्ट ईयर का 2024 का जब मैंने पेपर देखा है, 2023 तक इतने सवाल टफ नहीं आ रहे थे, 2024 से पेपर टफ बनना शुरू हुआ है क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट लाइक, इट्स मोर टफर देन यूपीएससी प्रीलिम्स, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, आप इस बात को समझो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसके हिसाब से ना पेपर को थोड़ा सीरियस लो एंड पढ़ाई थोड़ा सा सीरियस करो, ठीक है। देन सलुबा डायनेस्टी, इसमें इसके जो फाउंडर है सलुबा नरसिम्हा, इतना कोई बड़ी डायनेस्टी ना, तुलुबा डायनेस्टी आती है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देवा राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड लास्ट में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ टेलीकोटा, जिसको बैटल ऑफ रक्षता टंगी भी बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका विजयनगर एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब उस टाइम जो पूरी की पूरी जो बहमानी किंगडम है, बहमानी किंगडम अलग अलग है काफी, मतलब उसके अंदर 5 या 6 किंगडम है टोटल। तो वो सब मिल करके अटैक करती है इसको, एंड बैटल ऑफ टेलीकोटा उसको बोलते हैं। उसके बाद जो है ना वो विजयनगर एम्पायर टिकता नहीं। तो विजयनगर एम्पायर के लिए आप लोगों को ये कृष्ण देवा राय के बारे में है, ठीक है। तो इसके टाइम पे बाबर हैं, देखो आप इस चीज को देखो, और ये वैष्णवाइट है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट राजा है, इसलिए मैं इन पे फोकस कर रही हूँ। इन्होंने उड़ीसा को जीता, तो उड़ीसा को जो भी जीता है उसको हमेशा गजापति या गजापति, उसको टाइटल इस तरह से गजापति के नाम से मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उड़ीसा में जो किंगडम थी ना वो गजापति किंगडम थी, ठीक है। तो जब भी कोई उड़ीसा को जीत के आएगा तो उसको गजापति करके टाइटल देंगे। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा रफ आइडिया लगा सकते हो। हाँ, गजा जो है वो मैम उसको एलिफेंट से वो करते ना, हाथी, यस, ठीक है। वहां पे एक केव भी है, हाथी वाली केव भी है। जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक हजारा टेम्पल, राम हजारा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल जो कृष्ण देवा ने बनाया। इनको आंध्र भोजा, ठीक है, यवन राज्य, इस तरह से इनको टाइटल मिला। एंड दीज टाइटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आंध्र भोजा किसको बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, इनको पता नहीं ये क्यों पूछते हैं, बट ये पूछते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये टेम्पल वाली क्वेश्चन आया है मैम अभी की 2025 की जियो साइंटिस्ट में, अभी मैंने देखा था। हाँ, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। और इसके जो टेम्पल के आर्किटेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोलते हैं कि इसमें म्यूजिकल नॉड है, इसमें सारेगामा पा करके पिलर्स हैं, इसमें कुछ अराउंड 56-57 पिलर्स हैं जो इस टेम्पल के अंदर है। तो ये काफी यूनिक टेम्पल है अपने आप में। तो हो सकता है उस लास्ट ईयर न्यूज में रहा हो तो उन्होंने पूछा हो। तो वैसे ये हर बार ऐसा है, कृष्ण देवा राय इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपको सवाल बन के आ जाते हैं। अगेन देखो ये किताब मैंने आपको सोर्स में लिखी थी, ये यहाँ पे इन्होंने ही लिखी है। तो ये ऐसे जो है सवाल आता है कि कौन लिखा है बताओ, तो ये आपको रट के होनी चाहिए, ठीक है, एकदम आप रट के बैठोगे। अगेन मैं बोल रही हूँ मनु चरितम सुनने में ऐसा ही लगेगा, आप गेस भी मारेगा ना तो पक्का कोई कालिदास लगा के आएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज कालिदास मत लगाना, अल्लाह सानी पटाना न लिखिए, इसको लगा करके आना, रट के जाओ, ठीक है। अगेन दीज आर द टेम्पल्स एंड दीज आर द थिंग्स जो आर्किटेक्चर इनके टाइम पर बनी, ठीक है। विठल स्वामी टेम्पल है, हजारा टेम्पल है, एंड एक सिटी है, मतलब उन्होंने अपनी मम्मा के नाम पर जो है जो कृष्ण देवा राय है उनकी मम्मा के नाम पर उन्होंने एक सिटी बनाई थी, उनकी मम्मी का नाम था नगला देवी, तो उन्होंने नगला पट्टनम बनाया है,
ठीक है। तो इस तरह से ये है। एंड देखो गोपुराम्स जो होता है ना, रया गोपुराम्स अगर आपने कहीं पे कोई ऐसे वर्ड यूज किया तो व्हाट इज गोपुराम? गोपुराम जो साउथ के जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, उसके ना गेट बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, साउथ इंडियन मूवी तो सब देखते हैं, तो वहां पे देखा होगा टेम्पल्स के गेट बहुत ह्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े गेट्स। दैट गेट इज नोन एज गोपुराम्स। बड़े बड़े गेट्स को गोपुराम बोल रहे हैं। कल्याण मंडप है ना, कल्याण मंडप ऐसा बोला जाता है कि जो लोग थे, जो राजा के जो ऑफिस में काम करते थे या आसपास के जो लोग थे, उनकी शादी के लिए ये टेम्पल का आर्किटेक्चर है। टेम्पल के अंदर एक कल्याण मंडप होता था, वो शादी के पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता था। ऐसा ना बहुत सारी मूवी है ना, कल्याणम मीन्स शादी, ठीक है। तो वो तो उसके बाद अभी लोटस महल, अभी मैं बोलूँ ना लोटस महल, आधे से ज्यादा लोग ना लोटस टेम्पल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और लगा दोगे कि हाँ किसी मॉडर्न ने बनाया होगा, थोड़ी ना इधर विजयनगर एम्पायर ने कोई बनाएगा, ठीक है। फिर तो कोई अंग्रेजी नाम लगा के आ जाओगे तुम लोग एग्जाम में। अगर गलती से पूछ लिया कि लोटस महल किसने बनाया था, यू आर नॉट एबल टू गेस इट कि विजयनगर एम्पायर का, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा। एक है महानवमी टिप्पा, ये काफी यूनिक है, ये मैंने बहुत जगह पे इस पे सवाल देखे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। ये क्या था, एक स्क्वायर जैसा बहुत ऊंचा सा प्लेटफॉर्म था, बहुत ऊंचा, मतलब आप देखोगे, इसको सर्च करोगे तब को मिल जाएगा। पूरी जमीन से मतलब एक बहुत बड़ा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बना है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि वो राजा जो है ना वहां पे बैठता है, पूरा मैदान खुला है, तो जब उसको कोई गेम देखना हो या कुछ अनाउंसमेंट करनी हो या फिर कुछ भी उसका कोरोनेशन हो, तो वो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होता था। मतलब जमीन से बहुत ऊंची होती थी, आज भी ये है, प्रेजेंट है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का, तो अगर गलती से भी आ गया ना ये चीज, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये प्लेटफॉर्म है। नाम ही ऐसा है कि तुम्हें लगेगा कुछ 9 नवमी है, 9 पिलर टाइप का कुछ होगा या 9 बॉक्सेस होंगे। डिब्बा है, डिब्बा मतलब बॉक्स है, तो लगा लो 9 बॉक्स। वो देंगे, ऐसे ऑप्शन देंगे कॉमन सेंस की, आप गेस कर दोगे इस तरह से। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हम्पी रुइंस है एंड म्यूजिकल नोड वगैरह, ये अम्मन स्ट्रीम्स है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो मैंने आपको इधर विट्ठल स्वामी टेम्पल और ये हजारा रामा टेम्पल एंड ये सारे टेम्पल्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोलते हैं ना कि म्यूजिकल नोट्स है 15, उसको बोलते हैं सारे गामा पार्ट, वो बोलते हैं पिलर्स, जो उसके अंदर पिलर्स है। ऐसा बोला जाता है कि हर पिलर से ना एक म्यूजिक की धुन निकलती है, तो बहुत ही यूनिक है। तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। वो विट्ठल स्वामी टेम्पल का आर्किटेक्चर है। बाकी मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं चीजें कवर करूं जितना मेरे पास टाइम हो। अब आ जाओ एडमिनिस्ट्रेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडमिनिस्ट्रेशन। अभी क्या है, देखो मेडिवल टाइम है, मेडिवल टाइम में एक ऐसा सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो जिसमें राजा जो है ना वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, सबका सेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जो चोला है ना, चोला अंपायर, जो इंपीरियल चोला थे, उनके लिए बोला जाता है कि उन्होंने ना कुछ ऐसा स्टार्ट किया था, हमारे जैसे पंचायत सिस्टम है ना आज का, तो वैसा कि एकदम लोकल रूल टाइप का स्टार्ट किया था। तो वो एक्सेप्शनल है पूरे मेडिवल हिस्ट्री में। बाकी सब जगह पर आपको राजा जो है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, वही करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसकी काउंसिल है, जैसे आज की पीएम की भी काउंसिल होती है ना, कि उनको सजेस्ट करते हैं मिनिस्टर्स की, हाँ ये करो वो करो, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कि ये करो वो करो। तो वैसे ही उनकी भी एक काउंसिल है राजा को असिस्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास नोबल्स में चालीसा थे, ये सब थे। अब इनका जो स्पेशल फीचर्स है दैट इज न्यायंकार सिस्टम। न्यायंकार सिस्टम क्या है कि देखो वहां पे क्या हो रहा था कि ये लोग किसको दे रहे थे, गवर्नर्स को लैंड दे रहे थे, है ना, गवर्नर को दे रहे थे, कभी किसी को दे रहे थे, कभी किसी को ऐसे लैंड दे रहे थे। बट ये न्यायंकार सिस्टम जो है ना, ये क्या करेंगे, ये ना वो आपका क्या बोलते हो, जो मिलिट्री का जो हेड है ना, उसको देंगे कि लो इन कैश, मतलब कैश के बदले पेमेंट नहीं देंगे, उनको बोलेंगे तुम लैंड रखो, और जो लैंड से रेवेन्यू आएगा तुम उसी से सारे मिलिट्री को संभालना। तो वो इनका न्यायंकार सिस्टम था। अयंगार सिस्टम अगेन क्या करते थे कि एक गांव लिया, ठीक है, उसमें जो है मतलब ऐसा होता था कि 20-30 लोग को बनाया, एक ग्रुप ऑफ लोगों को बनाया, उनको दे दिया कि तुम ये जमीन रखो, तुम यहाँ से विलेज एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, तुम इसका पैसा तुम लेना, तुम इसी से संभालना, तुम ही इसके जो रिसोर्सेज है यहाँ के, उसके मालिक भी तुम ही हो, ठीक है। तो दीज आर द वेरी स्पेशल फीचर्स जो हमें सिर्फ यहीं पे मिलता है। उस टाइम तक देखो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि बड़े बड़े लोगों को इक्तदारी, जमींदारी, फलाना, ये वो जो है ना, सारी चीजें ना एक बहुत बड़े गवर्नर को मिल रही है या किसी राजा के भाई भतीजे को मिल रही है कि जाओ वहां बैठ के चलाओ।
आर्मी वालों को नहीं मिल रही थी, यहाँ पे पहली बार आर्मी वालों को मिल रही है। यहाँ पे गांव में दे दे रहे हैं, जमीन दे दे रहे हैं कि लो जमीन लो और तुम वहां से जो पैसा आ रहा है उससे तुम एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। तो ऐसे सिस्टम्स है। तो ये बोथ सिस्टम, नैंगर सिस्टम एंड एंगर सिस्टम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है मनियम्स। मनियम्स जो होते हैं ना टैक्स फ्री लैंड होते हैं। समटाइम क्या होता था कि किसी ऑफिशियल को, ठीक है, जो मान लो मिलिट्री का कोई ऑफिसर है या कुछ भी ऐसा है, तो उसको ना मनियम्स या कुछ दे दिया ऐसे कि जब बहुत खुश हो गए तो ऐसे मनियम्स जो है दे दिया, तो वो उसका टैक्स ना राजा को नहीं देगा, वो टैक्स फ्री लैंड है, वो उसके अपने पास रहेगा। ठीक है, उसका आपको किसी को रेवेन्यू कोई नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना, उस लैंड से जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपका अपना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ऐसा बोला कि टेरिटरी कैसी होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, जो सबसे बड़ा जो स्टेट है, ठीक है, ग्राम इज अ विलेज, स्थला इज अगेन इज लाइक डिस्ट्रिक्ट, नाडु इज अ टाउन एंड मंडलम इज द तुम्हारा बड़ा वाला स्टेट, पूरा का पूरा स्टेट इज अ मंडलम, जिसे हम लोग वहां पे पढ़े थे। तो यहाँ पर नाम बदले हैं, ठीक है, मंडलम, नाडु, स्थला एंड ग्राम। अब जो मंडलम को जो हेड कर रहा है ना, जो गवर्नर टाइप है जो हेड कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मंडलेश्वरा या न्यायिका। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि जो एंगर सिस्टम था उसमें जो है ना पूरी की पूरी जो लोकल अथॉरिटी थी उनको फुल पावर दिया गया था, बट इट इज अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग, बट इट्स अ written in history book, so that's why I mention it कि full power to the local authority। ऐसा नहीं था, still saying ऐसा नहीं था, बस एंगर विलेज जो थे, एंगर सिस्टम के अंदर ऐसा था, बट इतना नहीं था। ठीक है, अगेन जो पॉलीगर्स हैं, पॉलीगर्स आप लोग उधर भी पढ़ोगे, पॉलीगर रिवॉल्ट भी पढ़ोगे, अभी जब मराठा पढ़ोगे तो उधर भी पढ़ोगे। तो नया अमारम, अमारम अगेन ऐसे लैंड थे जो कि ऑफिसर्स को दिया जाता था। ठीक है, सोल्जर्स को जो सैलरी होती थी वो कैश में मिलती थी। दीज आर द थिंग्स, ये आप लोग प्लीज इसको नैंगर सिस्टम, एंगर सिस्टम, मनियम्स, इसको याद रख लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द इकोनॉमी। अभी यहाँ पे कि कैसे कैसे इकोनॉमी इनकी चल रही है। ठीक है, तो डैम हुआ कंस्ट्रक्ट, हमने पढ़ लिया, किसने कंस्ट्रक्ट कराया, अभी मैं पूछूंगी तो किसने कराया कंस्ट्रक्ट, देखूं मैं कितना प्रेजेंस है आप लोगों को। चलो बाद में, अभी मैं क्लास खत्म करूंगी उसके बाद बताना। ठीक है, गिल्ड, अगेन द गिल्ड इज समथिंग लाइक अ बिजनेसमैन पर्सन, वैसा कि ना एक जुट है, एक समूह है, बिजनेस वाले करने का एक समूह है, उसको बोलते हैं गिल्ड। 2 डायमंड माइंस थे, इसमें सवाल आ चुका है। कर्नूल तो आप लोग गेस कर लेते हो, बट अनंतपुर आप गेस नहीं कर पाओगे, तो आप उसको याद रखोगे। अगेन वराहा इज अ गोल्ड कॉइन, फानम इज अगेन अ कोल, फानम इज ऑल्सो अ कॉइन एंड दिस इज आस्क्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, वराहा एंड पगोडा इज ऑल्सो अ कॉइन, पगोडा भी है एक कॉइन। कन्नौर में इनका जो है वो सी पोर्ट है, मलाबार के साइड पे। जो दीज आर द थिंग्स एंड ऑब्वियसली देखो एक चीज दिमाग में ना कॉमन सेंस लगाना, जिसके पास पोर्ट वगैरह है ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट तो करेगा, लेकिन वो शिप भी बनाएगा। अब एक्सपोर्ट करेगा तो कैसे करेगा, शिप बनाएगा तभी तो। अलग से रटने की जरूरत नहीं है। हाँ, शिप बिल्डिंग जो थी विजयनगर अंपायर में होती थी, दिल्ली सल्तनत में नहीं होती थी, क्यों होगी भाई, उनके पास लैंड है, वो लोग नहीं करेंगे, इनकी तो जरूरत है, इनको करना पड़ेगा, तो शिप बिल्डिंग ये करते थे। ठीक है, तो ऐसा आपको ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी समटाइम आपको जवाब देना होता है। ठीक है, आई थिंक क्लास आप लोगों की बहुत ज्यादा खिंच गई है, मैं कंटिन्यू करूं या फिर एक मिनट, मैंने मराठा की मैम आज 12 की क्लास है ना? हाँ, बट मैम कल कंटिन्यू कर लीजिएगा, बहुत लेट हो गया है। एग्जैक्टली देखो क्लास तो आप मैम लेट हो गया। क्लास आप 1 बजे तक भी लगा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके दिमाग में जाना चाहिए। आधी क्लास तो ऐसे नींद में घूम रही होगी कि मैम हो गया छोड़ दीजिए। जी मैम मैम। फिर वो ओवर हो जाएगा, रहने दीजिए आज, हाँ। मैम लेट का कोई इशू नहीं है, बट कंटेंट इतना ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है कभी कभी। इम्बाइब के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए आप लोग जो ये कह रहे हैं ना कि क्लास की जो टाइमिंग है वो लेट है, आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्किंग हैं, तो अब सबको लेके चलना है ना एक साथ, तो दैट्स व्हाई क्लास जो है आपकी शाम में होती है। लेकिन मैम थोड़ा पहले टाइम नहीं हो सकता? उसके बाद ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। आप देखो मैम 1 घंटे पहले भी रखेंगे तो हो जाएगा, इतना लेट दो नहीं क्लासेस होगा। होती है ना आपकी, 2 क्लासेस होती हैं। आप कहीं पे भी अगर नौकरी करते हो तो आपको घर आते आते 6-7 बज जाते हैं। ठीक है, आप जो लोग दिल्ली में हैं वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, जो लोग वर्किंग हैं उसके बाद ही क्लास होती है। तो आप क्लास बहुत भी अर्ली पॉसिबल है, बट हम कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा आप लोग तो ये करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को पीडीएफ दे दूंगी, मैंने आज की 1-2 लिस्ट जो है वो आपको भेजी है, वो मैं आप लोग को लिस्ट शेयर करते रहूंगी।
ठीक है, आप बोलूंगी आप लोग मटेरियल अभी प्रेफर करो, एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद कर लेना। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अभी इसी मटेरियल से पढ़ो, आपके लिए इस टाइम पे insufficient है। I'm saying this material is not sufficient for mains। मैं अभी भी बोल रही हूँ, मेंस नहीं पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए बनाया है, प्रीलिम्स के लिए आरटीए को क्योंकि क्या बाद में करना है इसको। ये मेरा मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चलो ठीक है, आप की आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ, ठीक, कल आपकी क्लास होगी आगे। ठीक है मैम, थैंक्स, गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम। मैं आपको पीपीटी तनवीर सर, हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रही थी 2024 का इतना टफ पेपर आया है जीएस का, सर ये बताइए 25 में क्या चांसेस है कि उसी